जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस की 11th वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो हमारा फिजिक्स से रिलेटेड होने वाला है, प्लस कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपके लिए ऐड करी हैं। आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल हैं, ठीक है। मतलब पहले 5 थे तो अब 10 हैं, प्लस विद टाइमर आएंगे। आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का एक टाइम मिलने वाला है, टाइम जोन मिलने वाला है। उस टाइम जोन के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। प्लस आने वाले टाइम में मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, वीकली लिस्ट, कि किस दिन कौन सी वीडियो आपको मिलती है, फिजिक्स, मैथ, जनरल साइंस या मैथ विद टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विद टाइमर। What happened with the capacitance of uniformly charged sphere conductor if the radius of be 3 times in comparison to the earlier one? ठीक है, आपने एक गोलीय चालक की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया, तो गोलीय चालक की धारिता पे क्या फर्क पड़ेगा। जल्दी सोचो, कहाँ पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन, क्या फार्मूला होता है। टाइम आपका निकलता जा रहा है, तो 5 सेकंड रह गए हैं, फटाफट करो, ठीक है। अपना स्कोर बताना मेरे को लास्ट में। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि रेडियस 3 टाइम्स होगी, गोली चालक की त्रिज्या कितनी गुना हो गई, पहले से 3 गुना हो गई। तो धारिता का जो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता था एक गोलीय चालक के लिए, वो होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। क्लियर। क्या 4 पाई चेंज हुआ? नहीं। क्या एप्सिलॉन नॉट चेंज हुआ? नहीं। मीडियम ही चेंज नहीं हुआ, माध्यम ही चेंज नहीं हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी त्रिज्या के रेडियस के। और त्रिज्या कितने गुना हो गई है? 3 गुना। भाई कितने गुना? 3 गुना। तो ये 3 गुना हो गई, तो ये भी कितने हो जाएगा? 3 गुना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3C। अगर पहले C था तो बाद में कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आओ, और विद टाइमर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पढ़िए क्वेश्चन और फटाफट आंसर बताइए मेरे को, और गलत मत बताना बिल्कुल भी। A car has to cover the distance 60 km if the half of the total time it travels with the speed of 80 km per hour and rest half time its speed become 40 km per hour, then the average speed। ठीक है, आधे समय में वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला, और अगला आधा समय वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला। तो टाइम अप हो गया। अब जिन बच्चों का आंसर देखते हैं क्या क्या आया होगा। जिन बच्चों का आंसर आया 60 किलोमीटर, वो राइट आंसर है, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं जो आपको औसत वेग निकालना होता है। वहाँ पर आपको क्या देते हैं? 2 चीज़ें होती हैं। एक तो डिस्टेंस बराबर बराबर चले, ठीक है, वो कह रहा 60 किलोमीटर चला है वो, पर टाइम बराबर बराबर लिया है। भाई डिस्टेंस बराबर बराबर वाला फार्मूला नहीं लगता। वैसे बता दूं, इसका फार्मूला होता है, अगर दूरी बराबर बराबर चलता है तो 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। जिन छात्रों ने ये फार्मूला लगाया है वहाँ पर उनका आंसर गलत हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो दूरी के बारे में बात ही नहीं हुई, यहाँ तो सिर्फ टोटल दूरी दी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, समय बराबर बराबर लगा है। भाई समय बराबर बराबर लगता है तो औसत गति आपकी क्या होती है? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। 80 और 40 कितना होता है? 120/2। आंसर आया 60 किलोमीटर पर आवर। देखा, तो जिनका ये आंसर था, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 1 नंबर सिक्योर हुआ। थर्ड क्वेश्चन विद टाइमर आपकी स्क्रीन पे। If we mix 10 gram ice of 0 degree Celsius with 10 gram of water at 60 degree Celsius, then the temperature of the mixer। अगर आपने 10 ग्राम आइस ली है 0 डिग्री सेल्सियस की, 10 ग्राम पानी लिया है 60 डिग्री सेल्सियस का, दोनों को मिला दिया है, तो आपको बताना है क्या कि मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा। मतलब रूह अफ़ज़ा बनाना है, गर्मी है ना, ठीक है। आइस मिलाई, पानी मिलाया, दोनों को मिला करके रूह अफ़ज़ा बना दिया, तो रूह अफ़ज़ा का टेम्परेचर बताओ कितना होगा। तो देखो सिंपल सा है, सिंपल सी चीज़ है। देखो अगर आप पानी मिलाओगे, देखो 60 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, आप इसमें मिलाओगे ये, तो हो सकता है बर्फ़ का तापमान बढ़ जाए, ठीक है, और हो सकता है बर्फ़ का तापमान ना भी बढ़े। वो डिपेंड करता है किस पे? लेटेंट हीट पे, ठीक है, मतलब गुप्त ऊष्मा पे, और स्पेसिफिक हीट पे, विशिष्ट ऊष्मा पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो 10 ग्राम आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, अब ये सबसे पहले किस में बनेगा? वाटर में बदलेगा, और वाटर का तापमान भी कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट हम पढ़ा हुआ है आपने, ट्रिपल पॉइंट पे आपका बर्फ भी मिलती है, पानी में मिलती है, भाप में मिलती है।
मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, वाटर तीनों स्टेट में मिलता है। फ्रीजर इसका लाइव एग्जांपल है आपकी डेली लाइफ में। गर्मियों में फ्रीजर को खोलो, बर्फ का चक्का होगा, उसके अंदर बर्फ होगी और उसके अंदर हल्का सा पानी मिलता है और जैसे आप फ्रीजर खोलते हो तो धुआं भी निकलता है हल्का सा भाप की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले 10 ग्राम आइस के लिए वाटर, आइस से वाटर में बदलेगा तो विशिष्ट उष्मा ना सॉरी गुप्त उष्मा चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, कितनी चाहिए, क्या इक्वल टू ml से निकाल लोगे भाई, कितना मास, कितना 10 ग्राम। एल कैलोरी में देखूं तो 80 होता है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम, तो इसको चाहिए 800 कैलोरी। क्या अगर पानी इसको दे देगा तब तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आगे, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देंगे। अब पानी क्या होगा, पानी तो पानी में बदला, स्टेट सेम रही, मतलब वहां पे सिर्फ स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लगेगा, तो Q इज इक्वल टू MC इंटू में डेल्टा टी। Q का मान कितना 10 ग्राम, और यहाँ पे जो पानी की लेटेंट हीट होती है ना और वो स्पेसिफिक हीट होती है वो अलग अलग होती है, ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम और ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, तो 1। टेम्परेचर कितना, 60 में से 0 हो गए, कितने बचे 60, तो ये दे रहा है इसको 600 कैलोरी, इसको चाहिए कितनी 800 कैलोरी। देखो बर्फ को चाहिए थी 800 कैलोरी, हमने उसको दी 600 कैलोरी, तो बर्फ कहेगी भाई मेरे को जितना चाहिए था उतना तुमने दिया नहीं, 200 कैलोरी की कमी है, तो ले आओ 200 कैलोरी, तब तक मैं 0 पे ही बैठी हूँ, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। क्लियर, ये लगता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। मतलब जितना कोई सब्सटेंस हीट लॉस्ट करता है उतना ही दूसरा सब्सटेंस हीट गेन भी करता है। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विद टाइमर। वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, बी पे भी जाएंगे, सी पे भी जाएंगे। देखो क्या होता है राइट आंसर आपका, सोचो। वेव नेचर ऑफ लाइट आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ा था? प्रकाश की तरंग प्रकृति किसके द्वारा स्थापित की जाती है, यहाँ पे किसके द्वारा आएगा, ठीक है। तो टाइम अप। देखो किसका क्या आंसर, तो जिनका ए आंसर है ना वो राइट आंसर पे चले गए, यहाँ पे आएगा किसके द्वारा। देखिए कह रहा है प्रकाश की तरंग की प्रकृति किसके द्वारा स्थापित की जाती है, मतलब किसने इस चीज का प्रमाण दिया था कि लाइट का वेव नेचर होता है, लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है, कण वाला नेचर होता है, वो कौन बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। तो हमारा ये ऑप्शन जिन्होंने लगाया उनका गलत हो गया, -1 ले गए आप, ठीक है। -1/3 ले गए, 1/4 ले गए, 1/3 ले गए, ठीक है। डिपेंड करेगा एनडीए में आया किस में आया। तो इंटरफेरेंस व्यक्तिकरण आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब मेरे को ये बताना आप कमेंट में, जब व्यक्तिकरण होता है तो क्या जब दो तरंगे मिलती हैं जिनकी आवृत्ति और आयाम लगभग सेम होता है, ठीक है, तो आयाम पे फर्क पड़ता है या आवृत्ति पे फर्क पड़ता है। क्लियर, ये चीज मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है। क्लियर, तो ये तो दो होने ही नहीं थे, तो इन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर कोई पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको किसने प्रूव किया था, तो किसने किया था भाई, एक महान शख्सियत थी अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, उन्होंने इस चीज को प्रूव किया था। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दी थी। क्लियर। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पे, फराडे भाई साहब का क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के करना, ठीक है। फ्राडेला आपने कहाँ पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, और फिजिक्स में पढ़ा था कहाँ, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर्स में का पहला पार्ट जो EMI होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। बताओ सोचो फटाफट क्या आंसर आएगा, आवेश आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और या एनर्जी आएगा, बताओ। तो जिनका ऑप्शन नंबर ए है उनका आंसर राइट है। क्या आएगा, फैराडे का नियम किसके संरक्षण पर से संबंधित है, एनर्जी पे। चार्ज पे क्या है, कई बच्चों ने चार्ज पे भी टिक किया होगा बेटे, वो किरचॉफ्स का पहला लॉ है, किरचॉफ्स का प्रथम नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण पे काम किया गया फैराडे के द्वारा, फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, ठीक है, वो आप लोगों को पता भी होगा, EMF इजिकल टू -dφ/dt होता है एक तो, ठीक है। और ये कहता है कि एक रिंग है, अगर मैं इसकी तरफ चुंबक लेके जाता हूँ तो रिंग में क्या होता है, रिंग इसी तरह का एक पोल बना लेता है, ये इसका अपोज करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, कुछ क्षणों के लिए एक EMF जनरेट हो जाती है, उसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो ये बताया था फैराडे ने, ठीक, जब कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा तो उस पर डिस्कस करेंगे हम। तो 6th क्वेश्चन,
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डेली लाइफ से लिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, डेली लाइफ में आप होते देखते हो, आप कभी कभी नहर में नहाने जाते हो या फिर आप घर के पानी में नहाते हो, तो घर के पानी में तो डुबकी नहीं लगाते, बाल्टी से ही नहाते हैं। नहर के पानी में जब जाते हैं तो डुबकियां लगा लगा के नहाते हैं। पर अगर वही नहर के पानी के अलावा आप नहाओ किसमें, शहद में, ठीक है, तो आप डूब पाओगे कि नहीं डूब पाओगे, सोचो। वैसे ही इससे रिलेट करना, बायंसी एक्शन होता है, उत्प्लावन बल के बारे में बताएंगे। देखो जिनका ऑप्शन आपका देखो थोड़ा उठता है, रिंस राइसेस अ लिटल व्हेन अ बोट इन अ रिवर एंटर इन अ सी वाटर। देखो रिवर का पानी साफ होता है, ये जो पानी होता है इसके अंदर साल्ट की मात्रा कम होती है और मिनरल्स भी कम होते हैं। सी के वाटर में मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं, प्लस साल्ट का अमाउंट भी, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। सैलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से वो डेंस हो जाता है। ठीक है, जब वो डेंस हो जाता है तो भारी पानी में आ जाता है। तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उत्प्लावन बल मतलब बायंसी एक्शन क्या कहता है, जब आप लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी में जाते हो तो चीज़ें ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती हैं। तो एक नाव जो नदी में चल रही थी, अगर वो समुद्र के पानी में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। उल्टा आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर वो समुद्र के पानी से नदी के पानी में या तालाब के पानी में जाती तो क्या होती, थोड़ी सी नीचे डूब जाती। क्लियर, मतलब उसका लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, थोड़ा सा उठ जाता है वो। क्लियर, आपसे भी इसे यूं भी पूछ सकते हैं, स्विमर रिवर के पानी से सीधा सी वाटर में चला गया तो उस वो क्या होगा, आसानी से तैर पाएगा कि नहीं तैर पाएगा। तो ये आप लोगों ने आई थिंक 9th क्लास में भी सुना होगा डेंसिटी के बारे में। ठीक है, आपने घनत्व के बारे में सुना होगा वहाँ पे, तो वहाँ पर भी बताया जाता है कि आप समुद्र के पानी में नहर के पानी की अपेक्षा या फिर आपके तालाब के पानी की अपेक्षा अधिक आसानी से तैर सकते हो। ठीक है, 7th क्वेश्चन विद टाइमर आपकी स्क्रीन पे कह रहा है वोल्ट मीटर किसकी यूनिट होती है, किसका मतलब किसका मात्रक होता है, बताओ फटाफट। कहाँ पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था आपने, और आसान सा क्वेश्चन है, आप फटाफट बता भी दोगे, मेरे को पता है। तो टाइम अप हो रहा है गाइस, आपको भी टाइम के हिसाब से करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, पर आप एक टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को समझना करना सीख जाओगे। इतना ही टाइम मिलता है एयरफोर्स में। तो देखो, तो जिनका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उनका आंसर बहुत अच्छा और शानदार है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर E इजिकल टू माइनस डी बाई डी आर पढ़ा था क्या भाई, चलो ये नहीं पढ़ा था तो ये पढ़ा था, वी बाई एल ये पढ़ा था धारिता वाले चैप्टर में, कैपेसिटर वाले चैप्टर में, ये पढ़ा था विभव वाले चैप्टर में। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इजिकल टू माइनस डी बाई डी आर, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, मात्रक इसका वोल्ट, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो बता देना एक चीज छोटी सी मेरे को कि डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का जो यूनिट होती है वो क्या होती है। दूसरा एक शानदार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर आंसर दे पाओ तो। दो डायपोल मूवमेंट है, एक की डायपोल द्विध्रुव आघूर्ण, एक का P1 है दूसरा का P2 है। आपको बताना है कि उनके बीच में जो बल लगेगा और उसका दूरी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, थोड़ा सा हाई पूछ लिया पर आंसर देने की कोशिश करना। एक P1 है एक P2 है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल का दूरी से क्या संबंध है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी r है तो। ठीक है, 8th क्वेश्चन विद टाइमर, एक शानदार क्वेश्चन है, नेवी में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मेजर इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट इज फाउंड कैपिटल T, देन द एक्सेलरेशन with the lift start accelerating with acceleration g/4, then the time period t। टाइम पीरियड क्या होगा, एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T है, अगर लिफ्ट g/4 त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो नया आवर्तकाल क्या होगा। तो गलत आंसर तो मत दे देना भाई। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। अगर स्टेशनरी लिफ्ट है तो भाई उसका टाइम पीरियड आप सभी को पता है, हर बच्चे को पता है, 9th क्लास से पता है, क्या होता है, T इजिकल टू 2π√L/g, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बट अब वो कह रहा है कि वो लिफ्ट g/4 से ऊपर जा रही है, कितने से जा रही है ऊपर, g/4 से। आप सभी को पता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो होता है g+a होता है। ठीक है, तो a का मान कितने से ऊपर जा रही है, g/4 से, तो g + g/4 कितना हो गया, 5g/4। ठीक है, तो जो नया टाइम पीरियड आएगा बेटे वो कितना आएगा, 2π तो रहेगा। क्या लेंथ चेंज हुई, नहीं लेंथ चेंज नहीं हुई, 5g/4।
ये 4 ऊपर चला जाएगा। चलो धीरे धीरे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बाहर आ जाएगा 2 बन करके, तो 2 बन करके बाहर आ गया। √5 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 पाई √L/G, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी शायद यहाँ तक किसी को। और ये किसका मान होता है, कैपिटल टी का। तो टी न्यू टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2/√5 इंटू कैपिटल टी। क्या ऑप्शन में नहीं है? तो बहुत कम बच्चों को है आदत होती है जो नन ऑफ दीज पे लेकर के जाते हैं, वरना तुक्का मारते, जय माता दी का नाम लेते हैं, ठीक है, और तुक्का मार देते हैं जैसे मूवीज में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तुक्का नहीं मारना, राइट अप्रोच पे जाओ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती तो आप नेगेटिव साइन कर देते हैं यहाँ पे, और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो प्लस पे ही चलेंगे हम तो अभी। यहाँ पर किसी को ये कैसे आया इसका डाउट हो ना, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं बता दूंगा वहाँ पे। देखो 9th क्वेश्चन फटाफट। नोर गेट की बूलियन व्यंजक क्या होगा, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा नोर गेट का। नोर गेट क्या होता है, नोर गेट और नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। और गेट के आगे नोट गेट लगा देते हो तो क्या बन जाता है आपका, नोर गेट बन जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता भी होगा, और बताओ ना तो अलग बात है, ठीक है। बच्चे बहुत तेज होते हैं आजकल, बोल नहीं बताएंगे आंसर हम। ये देखो, ये देखो भाई, नोर गेट, नोर गेट। और गेट की टेबल क्या होती है भाई, नोर और गेट होता है A+B, सभी को पता है, ठीक है। नोट गेट होता है जो आएगा उसका, जैसे XYZ कुछ भी आता है उसका बार कर देता है, ठीक है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करा तो नोर गेट मतलब जो आया कौन, ये, तो इसका क्या कर दिया उसने, बार कर दिया, पूरे का बार कर दिया, ठीक है। कई जगहों पे आपको ये ऑप्शन, नेवी में ये ऑप्शन दिया था एक बार नोर गेट का, और बच्चे इस पे टिक कराए थे, बेटे ये और ये एक अलग थिंग है, ठीक है। इसको आप इसके बराबर नहीं मान सकते, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कईयों ने जिसपे ए पे टिक करा, बेटे वो और गेट है, ये आपका एंड गेट है, और ये आपका नोर गेट है, और इसके ऊपर बार लगा देते तो वो आपका नैंड गेट बन जाता, ठीक है। 10th और फाइनल क्वेश्चन आज का, फटाफट बताओ, इससे आसान क्वेश्चन शायद नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एयरफोर्स को इस क्वेश्चन से प्यार सा है, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, मास, इन पे क्वेश्चन जरूर देता है हर साल, हर प्रैक्टिस सेट में, ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिस सेट में। 2 पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m और 2m है, दोनों का संवेग एक समान है, गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है कितना होगा। तो आई थिंक सभी का आंसर आ गया होगा। तो जिसका आंसर आपका 2:1 है ना, वो राइट आंसर है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, चलो। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है p²/2m, सभी को पता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो दोनों की सेम है, तो मैं यहाँ से ये नहीं बोल सकता, और यहाँ से जब मैं ये बोल सकता हूँ तो मैं इनका रेशो भी निकाल सकता हूँ, मेरे को अनुपात निकालना आता है, मैंने सीखा है छठी क्लास से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2m ऊपर चला जाएगा, m नीचे, तो आंसर आया 2:1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अपना स्कोर जरूर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर मेरे 10 में से इतने क्वेश्चन हुए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना, शानदार लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो 1 सेकंड के लिए, ठीक है। 1 सेकंड लगेगा मुश्किल से एक लाइक के बटन पे कमेंट दबाने के लिए, प्लस शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आपका मोटिवेशन मेरा मोटिवेशन बन करके काम आता है, और मैं और भी अच्छा इन फ्यूचर में आपके लिए नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको जल्दी शेड्यूल मिल जाएगा, किस दिन फिजिक्स का वीडियो आता है, किस दिन जर्नल साइंस का वीडियो आता है, किस दिन मैथ का वीडियो आता है, ठीक है। अब शायद टाइपिस्ट अवेलेबल हो जाएगा जल्दी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए 10, ठीक है। अब कुछ टाइम के लिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, डिपेंड करेगा कि आप मेरे को इस वीडियो के थ्रू कितना प्यार, जो आपका अपनापन है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं उतना ही आपका साथ दूंगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।